अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। तो आज हम देखेंगे उसी चैप्टर नंबर 3 में से जो कंप्लीट ई कैट और एम कैट का एक पेपर था जो बार बार रिपीट हो रहा था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास सिंपली एमसीक्यूज नहीं होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला है, मोमेंटम का यूनिट क्या है। आगे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन रहती है, उसमें हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या है। स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे। वो तो एमसीक्यूज़ हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो इस तरह के आते हैं, लेकिन ई कैट और एम कैट में कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आपके स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर हैं देन ही आप उस एमसीक्यूज़ को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं देन आपको वो एमसीक्यूज़ कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे पास आपने खुद जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा आपने स्टेटमेंट उसकी पढ़नी है, खुद उसको सोल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और देन आपको कितनी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे। जिनके कंसेप्ट क्लियर उनके लिए तो वो बस ऐसे हलवा ही होगा, बस बिल्कुल वो आसान से उसको सोल्व कर लेंगे। तो इसीलिए आपने खुद इनको हल करना है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 में से जो ई कैट और एम कैट का पेपर था। तो स्टूडेंट, सबसे पहला वो हमारे पास न्यूमेरिकल कहता है, एमसीक्यूज कहता है। वो कहता है कि हमारे पास वो कहता है कि ये उसने ग्राफ दिया है। ये उसने हमारे पास ग्राफ दिया, इधर वो उसने डिस्प्लेसमेंट ले लिया बॉडी का, इधर उसने टाइम ले लिया और कहता है कि दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडी है, उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उनकी मोशन इस तरह से है। बॉडी एक ये मोशन है और बॉडी बी की हमारे पास ये मोशन है। ये उन दो ऑब्जेक्ट की मोशन है। पहली बॉडी 30 का एंगल बना रही है, दूसरी बॉडी हमारे पास 60 का एंगल बना रही है इस टाइम एक्स के साथ। अब वो कहता है कि बताओ वेलोसिटी ए और बी की जो रेशियो है वेलोसिटी की वो हमारे पास क्या है। तो ऑप्शन उसने हमारे पास दे दिए हैं। 3 अंडर रूट पहला है, दूसरा हमारे पास 3 है, देन हमारे पास 1/3 अंडर रूट है और देन हमारे पास 1/3 है। तो स्टूडेंट, आपने खुद सोल्व करके इसके ऊपर टिक करना है कि हमारे पास कौन सी ए और बी की वेलोसिटी की रेशियो है। स्टूडेंट, अब हमें उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और पूछ हमसे वो वेलोसिटी रहा है। तो स्टूडेंट, हमें तो पता कि वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, लेकिन इधर तो ना उसने डिस्प्लेसमेंट दिया और ना ही हमें टाइम दिया गया है। तो हम इस दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड करें। तो हमें पता कि d/t किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। और हमें ये भी पता कि जो tan एंगल होता है वो भी हमारे पास y/x के इक्वल होता है। tan एंगल y/x के इक्वल होता है। और इधर हमारे पास y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर हमारे पास x क्या है, टाइम। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की tan एंगल के इक्वल होगी। इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, क्योंकि स्लोप भी y/x होती है जो कि tan एंगल के इक्वल होती है और tan एंगल ही हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है। तो अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो tan एंगल, अब हम एंगल तो हमें दिया गया, तो इसका मतलब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले tan एंगल किसका होगा, ए का। हमारे पास ए का एंगल कितना है, 30। तो अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं। और दूसरा हमारे पास कितना है, 60। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आया 0.33, जो कि किसके इक्वल है, 1/3 के। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। तो स्टूडेंट देखो कैसे उसने कंसेप्ट से हमारे पास न्यूमेरिकल एमसीक्यूज बना लिया कि स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी, ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज़ होना था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने ये कहा कि हमारे पास फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट इज़ ट्रू। वो कहता है कि एक जो बॉडी मूव कर रही है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो उसने ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। वो कहता है कि उसका डिस्टेंस में 0, उसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में 0, देन हमारे पास वो कहता है कि बोथ
नेवर ज़ीरो, या हमारे पास वो कहता है कि आल। स्टूडेंट आपने खुद सोच कर टिक करना है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। पहली कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एज डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वो जीरो हो सकता है। देन वो कहता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देन वो कहता है बोथ नेवर भी जीरो। तो स्टूडेंट मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं एमसीक्यूज को देख के, आपने खुद अच्छे तरीके से पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करके एमसीक्यूज के ऊपर टिक करना है। तो अक्सर बच्चे इसके ऊपर टिक कर देते हैं, इस एमसीक्यूज के ऊपर। वो कहते हैं कि जब बॉडी मूव कर रही है, स्टेटमेंट क्या थी, मूविंग ऑब्जेक्ट, जब बॉडी मूव कर रही है तो फिर तो इन दोनों ने कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। अब वो कौन सा केस है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो सर्कल में हमारे पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट असल में है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो बॉडी ऐसे इधर से शुरू इधर ही आकर रुक गई, तो एक कंप्लीट सर्कल में जहाँ से बॉडी स्टार्ट की थी वहीं आकर रुक गई, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला बने ही नहीं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला जीरो, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। चाहे बॉडी सर्कल में मूव कर रही है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस हम कहते हैं क्या है, 2 पाई आर, जितना इस सर्कल का रेडियस होगा, सर्कमफेरेंस जिसको हम कहते हैं, वही उस बॉडी का डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा। तो क्या इसके लिए ट्रू होगा, हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब, जब बॉडी सर्कल में मूव करे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को। अब वो हमारे पास कहता है कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो ये बता रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक एमसीक्यूज है, आपने ध्यान से टिक करना है। वो कहता है कि एक कार है, वो मूव करती है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देन वो हमारे पास दोबारा वापस आती है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो कितनी स्पीड से, हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कहता है बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी इस कार की है। वो कहता है एक हमारे पास गाड़ी है, एक कार है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाती है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ वापस आ जाती है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। स्टूडेंट यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हैं, उसने हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 60 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने ध्यान से स्टूडेंट इसको खुद सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एवरेज वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट ने अक्सर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हैं v1 + v2/2। तो वो हमारे पास ऐसे 60 और 40 कितना हो गया, 100 / 2 50 आंसर। तो वो देखते हैं कि इसमें से हमारे पास 50 है को नहीं, वो इसके ऊपर टिक करके आ जाते हैं। स्टूडेंट आपने ऐसे नहीं करना, आपने ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो कहता है कि एक बॉडी 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, वो इस्लामाबाद से लाहौर वो वापस लाहौर आ गई, उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आकर वो दोबारा रुक गई। तो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया वहीं आके वो रुक गई, लाहौर से उसने स्टार्ट किया लाहौर आके वो रुक गई। तो इस वजह से उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो, उस कार का डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी भी स्टूडेंट जीरो होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा।
तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है कि वो बात किसकी कर रहा है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। इतनी सारी स्टेटमेंट नहीं है, ये टोटल स्टेटमेंट है। लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर वो आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो बॉडी का वेलोसिटी भी ज़ीरो। अब सेम स्टेटमेंट वो दे के, वो ये स्टेटमेंट दे के सेम वो कहता है कि अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है। अब वो क्या कहता है, एवरेज स्पीड की बात कर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर की बात कर रहा है, वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो देन अगेन स्टूडेंट ऐसे देखते हैं स्टेटमेंट और फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फार्मूला लगाते हैं v1 + v2, बिल्कुल अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब वो स्पीड की बात कर रहा है, और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। वो जीरो, डिस्टेंस कभी नहीं जीरो हो सकता, हमने आगे बात की थी। तो इसलिए चाहे वो लाहौर से इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर आ गई, उसने डिस्टेंस कवर किया, चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, लेकिन डिस्टेंस उस कार का होगा, इसलिए अब वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देन अगेन स्टूडेंट वहीं फार्मूला लगाते हैं और 50 उनका आंसर आता है, और वही फिर इसी को पट्टी कर देते हैं और अपना MCQs गलत कर देते हैं। स्टूडेंट याद रखना बात हमारे पास एवरेज स्पीड की हो रही है, तो एवरेज स्पीड के दो केस है आगे। एवरेज स्पीड के कितने केस है, दो। हमारे पास ये फार्मूला होता ना, ये वाला एवरेज। अब इस एवरेज स्पीड के दो केस है, एक डिस्टेंस से रिलेटेड है और एक टाइम से रिलेटेड है। अगर डिस्टेंस सेम हो, क्या स्टूडेंट, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम हो, तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला कभी भी नहीं लगा सकते। ये फार्मूला उसी वक्त लगाएंगे जब हमारे पास टाइम सेम हो। क्या स्टूडेंट, जब हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान टाइम सेम लगे, मोशन का टाइम सेम लगे, तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि वो ये कह सकता है कि एक बॉडी है, वो लाहौर से इस्लामाबाद गई 1 घंटे में, और फिर इस्लामाबाद से आगे पेशावर गई आगे 1 घंटे में। अब टाइम उसने कांस्टेंट रख दिया, फिक्स रख दिया, सेम रख दिया। लाहौर से इस्लामाबाद भी 1 घंटा और इस्लामाबाद से आगे पेशावर भी कितना, 1 घंटा। अब टाइम सेम होगा तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम 60 + 40 को जमा करके 2 के ऊपर डिवाइड करके 50 आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अब टाइम सेम होगा। लेकिन इधर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वापस लाहौर। अब हमारे पास ये डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है, टाइम चेंज होगा। जब वो पहले जा रही थी वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जा रही थी तो टाइम कम लगेगा, जब वो वापस आई तो 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से वापस आई तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो जब टाइम कांस्टेंट ना हो तो उस वक्त हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला फार्मूला आया कैसे है, हम उसको भी देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये आया कैसे है स्टूडेंट, हमारे पास पता, ये हम ले लेते हैं, ये लाहौर ले लेते हैं, ये इस्लामाबाद। जब बॉडी लाहौर से इस्लामाबाद गई तो उसने कितना टाइम लिया, इस फार्मूले के मुताबिक ये उनके दरमियान डिस्टेंस है। अब जब बॉडी लाहौर से इस्लामाबाद गई तो उसने कितना टाइम लिया, t1, वो किसके इक्वल होगा, s डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v, ये उस बॉडी का टाइम होगा, वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, v1, क्या वो 60 थी। अब जब वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर आएगी तो उस वक्त उसका टाइम कितना होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। ये टाइम t1 था, ये टाइम 2 था, अब वेलोसिटी कितनी होगी, 2। और हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, s डिवाइडेड बाई t1, जितना जाने में लगा और जितना हमारे पास वापस आने में लगा। तो डिस्टेंस टोटल कितना है, एक s जाने में और एक s ऐसे वापस आने में, तो टोटल 2s हो गए। और टाइम कितना हमने ये कैलकुलेट किया, पहला s/v1 + s/v2। जब हमने इस s को कॉमन निकाला तो ये s कट जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये v1 v2 एलसीएम आएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे और ये हमारे पास ऐसे फिर v1 + v2 इस तरह आ जाएंगे जब आप उसको सोल्व करेंगे। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, पहली 60 है, दूसरी 40 है और नीचे हमारे पास 100 हो जाएगा। जब दोनों को जमा करेंगे, 1 0 ये गया, 1 0 हमारे पास ये गया, तो देन हमारे पास जो बॉडी की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 6 4 24 और 2 48 मीटर/सेकंड। और उसने हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन दिया था वो
48 का था। तो अब हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 48 मीटर पर सेकंड, 50 नहीं आई। जब दोनों को जमा किया तो देन 50 आएगी। अब हमारे पास कितनी आएगी, 48 मीटर पर सेकंड। ये था इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब टाइम दोनों के दरमियान सेम हो देन वो वाला फार्मूला, जब डिस्टेंस सेम हो देन हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये आप नोट कर लें। अब हम देखते हैं अगले एमसीक्यूज को। तो अगला एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास होगा, वो कहता है कि एक हमारे पास उसने ग्राफ दिया है ये वाला, उसने ये वाला ग्राफ दिया है किसका, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, टाइम और वेलोसिटी का उसने ग्राफ दिया है। और वो कहता है कि बताओ हमारे पास जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, किसको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। तो उसने हमारे पास एक ये ऑप्शन दिया, एक उसने ये दे दिया, इधर भी वेलोसिटी टाइम, सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक उसने ये दे दिया ऑप्शन, दूसरा उसने ये दे दिया, तीसरा उसने हमारे पास ये दे दिया, और चौथा उसने हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चौथा उसने ऑप्शन हमारे पास कहा बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसी वक्त होगा जब या वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कांस्टेंट चेंज हो, उसमें कांस्टेंट चेंज है, उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी में की वेलोसिटी जीरो कब है और कब उसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है। स्टूडेंट इसमें वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो ही नहीं रही थ्रू आउट द मोशन, टाइम बढ़ा है लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम बढ़ा है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हुई तो उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक, ये भी हमारे पास ऑप्शन ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज है, लेकिन ये चेंज क्या रहा है, कांस्टेंट है। पहले सेकंड में उसकी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 हो गई, तीसरे में हमारे पास 15 होगी। तो टाइम के साथ साथ वो कांस्टेंट चेंज हो रही है, इस कांस्टेंट चेंज की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ, क्योंकि दोनों ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। अब अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो स्टूडेंट सारे उसने कंसेप्ट वाले यूज़ किए हैं, कोई भी हम उसने ये नहीं कहा कि बताओ डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट है, मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है, इस तरह के एमसीक्यूज कोई भी नहीं, सारे कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर तो ये सारे आपके लिए हलवा हैं। अब वो ये कहता है कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो वो कहता है कि उसने हमारे पास, अब वो कहता है कि उसने टाइम हमें दिया है, एक उसने टाइम दिया 1 सेकंड, दूसरा उसने टाइम दिया 2 सेकंड, तीसरा उसने टाइम दिया 3 सेकंड। अब वो कहता है कि बताओ इस बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, क्या रेशो होगी टाइम के हिसाब से उसकी, T1 में उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसकी रेशो, T2 में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसकी रेशो, और T3 में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उनकी रेशो आप बताएं। जो बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस की ये रेशो है, ये तो टाइम के साथ से हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस की रेशो S1 रेशो S2 रेशो S3। ऑप्शन उसने हमारे पास दिए हैं, वो हमारे पास कह रहा है कि 1:4:9 पहला ऑप्शन है, दूसरा वो ये कह रहा है 1:2:3 है, दूसरा वो कह रहा है कि 1:3:5 है, तीसरा हमारे पास है नन। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बॉडी का अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और सिर्फ उसने क्या दिया हमें, टाइम, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। तो अब हमें डिस्टेंस का वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम चाहिए होगा।
तब हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे और अपनी मतलूबा जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब हमने यूज़ करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी या मोशन की बात होगी तो उस वक्त हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करते हैं। तो हमें पता कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास सिर्फ हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है बॉडी के। ऐसे जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तब हमें क्या चाहिए, सिर्फ टाइम, क्योंकि जी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो जी कितना है, 10। तो जब हमने टाइम की वैल्यू पुट की, पहला निकाला 1 सेकंड के लिए तो वो कितना हो गया, 5। ये हमारे पास 1 सेकंड था, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। जब हमने दूसरे सेकंड में उस बॉडी का डिस्टेंस निकाला जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, उस वक्त उसका डिस्टेंस आया 10 का। जब दूसरा सेकंड निकालेंगे तो 2 4 हो जाएगा और 10 हमारे पास 40, और 40 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 20 आएगा। देन हमने निकालना है 3 सेकंड के लिए, तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारे पास मल्टीपल इसके साथ होगा, तो ये 90 और 90 को 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 45। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो ये है 149 123 135। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, तो बच्चे इसको देख के इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कि इनमें से तो हमारे पास कोई भी मैच नहीं हो रहा। स्टूडेंट देखो हमारे पास पहला उसने क्या लिया 5, दूसरा उसने कितना लिया 20, तीसरा उसने हमारे पास क्या लिया 45। उसमें ये सारे हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, रेशियो है इनके। ये हमारे पास ये जो सिंबल है ये रेशियो की है, ये डिवाइड हो रहे हैं। जब हमने डिवाइड किया 5 को 20 पे तो ये 5 4 20 बन गया, और 5 9 को जब हमने मल्टीपल किया तो वो 45 बन गया। तो असल में ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा क्योंकि ये रेशियो है। देन हमारे पास वो नेक्स्ट MCQs कहता है, वो कह रहा है कि हमारे पास वो कहता है कि नेक्स्ट MCQs है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्रीली ऑब्जेक्ट। एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है और उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल है। अब वो हमारे पास कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है। पहला ऑप्शन उसने ये दिया, दूसरा उसने ये दिया, तीसरा उसने हमारे पास ये दिया ग्रेटर देन वेट, और चौथा हमारे पास वही कोई भी नहीं इनमें से। स्टूडेंट उसने क्या दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रीली ऑब्जेक्ट का किसके इक्वल है। जब बॉडी फ्रीली नीचे की तरफ मूव कर रही हो तो उसका चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है। तो अब हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने ये पढ़ा था कि किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के। अब ये तो हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन उसने ये कहा कि फ्रीली ऑब्जेक्ट, उसने एक स्टेटमेंट साथ में ये भी लिखा कि फ्रीली ऑब्जेक्ट जो बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो तो उस वक्त उसकी जो फोर्स होगी वो हमारे पास वेट बन जाएगा, क्योंकि हमें पता फोर्स किसके होती है M और A के। और अब एक्सेलरेशन फ्रीली ऑब्जेक्ट का कौन सा है, ग्रेविटी वाला। अब M G और यही हमारे पास वेट के इक्वल होता है। तो अब हमने इस वेट के ऊपर क्लिक करना है, बस इक्वल वेट के, यानी कि ग्रेटर देन वेट भी नहीं होगा क्योंकि फोर्स उसके ऊपर कांस्टेंट लग रही है, क्योंकि मैस भी कांस्टेंट और उस बॉडी का ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट तो उसका वेट भी कांस्टेंट है, ग्रेटर नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। देन हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि एक फोर्स है, वो कह रहा है कि एक फोर्स है 200 न्यूटन की, वो एक्ट किया है किसके ऊपर, 20 kg का मैस है उसके ऊपर उसने एक्ट किया, और उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम 2 सेकंड में चेंज हुई है कितनी, v इनिशियल से v फाइनल में, उसकी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गई है। जब 200 न्यूटन की फोर्स 20 kg के मैस के ऊपर लगी तो 2 सेकंड के लिए, तो उसके मैस में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो इनिशियल से फाइनल में चलेगी। अब वो कहता है कि बताओ हमारे पास, वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? तो ऑप्शन उस नीचे हमारे पास दिए हैं, 200 न्यूटन, 50 न्यूटन, वो हमारे पास 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, या इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट उसने क्या कहा कि एक 200 न्यूटन की फोर्स जो कि 20 केजी के बंदे के ऊपर लगी, जब उसके ऊपर फोर्स लगी 2 सेकंड के लिए, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट होगी। तो कहता है बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट आपने ध्यान से देखना है, उसने क्या पूछा, इतनी सारी लंबी कैलकुलेशन दे के वो पूछ कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। अगर हमने अभी कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फोर्स के, और फोर्स उसने हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है। उसने तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 200 न्यूटन की फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रही है और हमें चाहिए भी ये, तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा। देखो उसने पहले कितने कितने हमारे पास कंसेप्चुअल ऐसे एमसीक्यूज देके एक आसान सा पूछ लिया। अब बच्चे यही कहेंगे कि इतनी सारी कैलकुलेशन है तो हमारे पास कैलकुलेशन लाजमी होगी, लेकिन इस सारी कैलकुलेशन में ही हमें आंसर मिल गया अगर हम ध्यान से अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके बैठें। स्टूडेंट आप हर कंसेप्ट को अच्छे से ज़हन में बिठाएं, जिस हिसाब से जिसके रिलेटेड एमसीक्यूज हो बस आपने उसके ऊपर गौर करना है, बाकी सारी चीज़ों को आपने एक दफ़ा निकाल देना है, बस उस एक कंसेप्ट के ऊपर आपने गौर करना है, देन आपका इंशाल्लाह ठीक आंसर आएगा। अब हमारे पास अगला पूछ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। वो कहता है कि एक फोर्स जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी में फ़र्क आएगा या नहीं, वो अनचेंज रहेगी या उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा। क्या कहता है कि जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके ऊपर लगे, तो वो कहता है कि बताओ उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं। अब ऑप्शन उसने दे दिए हैं, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज या नो चेंज। स्टूडेंट आपने इसके ऊपर ध्यान से टिक करना है। उसने क्या कहा कि जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं आएगा, या बढ़ेगी या कम होगी। तो स्टूडेंट एक बात आप हमेशा याद कर लो कि फोर्स आप जब सब ऐसे करेंगे कि जब फोर्स लग रही है तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, वो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट दो टाइप्स की फोर्स होती हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं, एक पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स। तो जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैरेलल डायरेक्शन में लगे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर दूसरा केस है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की जो जिसमें वो डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? नो चेंज, क्योंकि अब जो फोर्स है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसके ऊपर लग रही है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड को वो कुछ भी नहीं कहेगी। अब हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, स्टूडेंट आप नोट्स बनाते जाएं, जो जो आप सोल्व कर रहे हैं आप साथ साथ लिखते जाएं। अब आगे हमारे पास है, जब वो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलें, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलें वो कुलयन करें, तो वो कहता है कि जब उन दोनों ने कुलयन की तो उन कुलयन की वजह से हमारे पास जब कुलयन कंजर्व हुई तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आए, वो मिले, कुलयन हुई और उनके दरमियान उस कुलयन वो क्या कंजर्व, तो उस कंजर्व कुलयन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो वो पहला कहता है कि ये है, दूसरा उसने ऑप्शन ये दिया नो
एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा उसने ऑप्शन दिया, चौथा उसने दिया तमाम। तो स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर जब उन्होंने ये देखा कि हमारे पास वो क्या कहता है कोलिजन हुई, जो दो बॉडी आपस में मिली, कोलिजन हुई, मोमेंटम कंजर्व हुआ, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट पढ़ी कि मोमेंटम कंजर्व, तो वो फौरन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आगे पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ने की जहमत नहीं करते, वो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो बस यही हमारे पास ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन मोमेंटम कंजर्व होने के लिए जो कंडीशन है वो ये कि उस आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, देन मोमेंटम कंजर्व होगा। ये भी हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। और जब फोर्स नहीं लगेगी तो मैस और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, जितना कम मैस उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये तमाम ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गए, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स तब मोमेंटम कंजर्व, जब मोमेंटम कंजर्व तो मैस और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब उसने जो अगला एमसीक्यूज पूछा वो ये कहता कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, जिसकी किनेटिक एनर्जी हमारे पास हमने बतानी है। उस बॉडी की किनेटिक एनर्जी को हमने बताना है जब उसका मोमेंटम कितना हो, 4 गुना क्वाड्रोपोल हो। उसका मोमेंटम क्या हो, क्वाड्रोपोल। ये उसने लफ्ज़ यूज़ किया इसके लिए, और ऑप्शन उसने नीचे दे दिए। 2 टाइम बन जाएगी, 4 टाइम बन जाएगी। हम ऑप्शन को उसके आगे लिख लेते हैं। 2 टाइम बनेगी, 4 टाइम, या 16 टाइम, या 20 टाइम। तो क्या उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जिसका जो मोमेंटम है वो क्वाड्रोपोल है, उसने क्या है, वो क्वाड्रोपोल है। और बताओ उस ऑब्जेक्ट की किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमने बताना है। अब जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी तो अब हमने किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को यूज़ करना है। हमें पता कि किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv² के। अब हमें क्या चाहिए, किनेटिक एनर्जी ही चाहिए, लेकिन किसकी फॉर्म में, मोमेंटम की फॉर्म में। स्टूडेंट किसकी फॉर्म में, मोमेंटम की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, दोनों मैथ्स को मल्टीपल भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल भी ऊपर कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या बनेगा, m² v² डिवाइडेड बाय m, और नीचे ये 2 साथ आ जाएगा। ये हमारे पास m और v क्या होता है, मोमेंटम, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2m। तो ये किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है। अब उसने क्या कहा कि सिर्फ मोमेंटम क्वाड्रोपोल हुआ, 4 टाइम उससे ज़्यादा है, मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम। ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा चीज़। तो किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, p के स्केयर के। तो मोमेंटम कितना है, क्वाड्रोपोल, 4 टाइम। जब हम 4 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो 16 होगा। तो ये एमसीक्यूज जब हमने मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के रिलेशन को यूज़ किया, देन हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगला कहता है कि ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहता है कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो आगे ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब दोनों की कोलिजन के बाद क्या हुआ कि जो टारगेट बॉडी है ये मूव करने लग गई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो वो कहता है बताओ पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। क्या स्टूडेंट उसने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब उसने मूव किया तो वो टकराई किससे, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती हुई ऑब्जेक्ट से। जब दोनों की कोलिजन हुई तो आफ्टर द कोलिजन जो टारगेट बॉडी है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वो 10 हो गई। तो वो कहता है बताओ इसकी वेलोसिटी अब हमारे पास कितनी होगी। तो स्टूडेंट याद करो, हमने इलास्टिक कोलिजन में देखा था कि जब हमारे पास कोलिजन इलास्टिक हो तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उस वक्त हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला हमारे पास होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो क्या था,
वो बराबर होती है v1 प्लस v1 प्राइम और v2 को हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इक्वल होगी हमारे पास, अगर हम उस पहले ऑब्जेक्ट की बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी को देखें, उनको जमा करें तो वो बिल्कुल इक्वल होगी उस वेलोसिटी के जो दूसरे ऑब्जेक्ट की बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 और माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि अब बॉडी आपस में मिल रही हैं। और ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसके रिलेटेड आगे एमसीक्यूज भी आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें v1 प्राइम चाहिए, v2 प्राइम है। तो हम ये फार्मूला इन दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लें, क्योंकि ये इसी से ही तो आया है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करके v1 प्राइम निकाल लेते हैं। तो अब हमने ये 8 निकाला, पुट की v1 हमें चाहिए, v2 कितनी है, ये 4 है और v2 प्राइम कितनी है 10। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगी 10 और 4 हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो फाइनली उस ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी आएगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। और इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये दोनों इक्वल होती हैं एक कंडीशन में, जब बॉडी इलास्टिक कोलिजन हो उसी वक्त ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। उसी वजह से ये दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर आती हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज वो ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज वो क्या कहता है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और उन दो ऑब्जेक्ट की हमारे पास इक्वल मोमेंटम है उनका, ए और बी का जो मोमेंटम की वैल्यू है वो इक्वल है। तो जब मोमेंटम की वैल्यू इक्वल हो तो वह कहता है किनेटिक एनर्जी बताओ उनकी रेशो, 1 और 2 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस दोनों ऑब्जेक्ट की रेशो को बताओ किनेटिक एनर्जी की। तो हमें पता है कि हमने वो अभी किनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला, वो किसके इक्वल था, P डिवाइडेड बाय 2m। लेकिन साथ में उसने ये कह दिया कि मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की तो इस पहले की पुट की तो मोमेंटम तो सेम है, लेकिन ये मैस m1 होगा। नीचे हमने डिवाइड किया, दूसरे के लिए मोमेंटम फिर सेम, लेकिन मैस हमारे पास कितना है m2। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये p से कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास m2 ये ऊपर आ जाएगा और ये m1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका ऑप्शन होगा m2 डिवाइडेड बाय m1, ये उनकी रेशो होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 रेशो m1। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को। स्टूडेंट वो कहता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कहता है कि जब एक बुलेट फायर होती है राइफल से, तो वो कहता है जब एक बुलेट राइफल से फायर हुई तो वो कहता है कि जो राइफल है उसकी किनेटिक एनर्जी जो बुलेट है उसके मुकाबले में कम होगी या ज़्यादा होगी। क्या उसने कहा कि एक बुलेट जब फायर हुई किससे, राइफल से, जब बुलेट फायर हो गई तो देन बुलेट आगे की तरफ चली गई और राइफल पीछे की तरफ रिकॉइल हुई। तो अब वो कहता है कि बताओ किसकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बुलेट की जो आगे की तरफ गई है या जो उस राइफल की जो पीछे की तरफ हमारे पास आई है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, आप वो सब नोट कर लें, आपने नोट्स बनाए, तब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे जब आप खुद इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो वो कहता है कि एक राइफल जब एक बुलेट फायर हुई राइफल से तो बुलेट आगे की तरफ चली गई और राइफल हमारे पास पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। तो बुलेट ज़्यादा स्पीड के साथ आगे गई और राइफल पीछे कम स्पीड के साथ आई। तो वो कहता है किनेटिक एनर्जी की हमारे पास बताओ किसकी ज़्यादा होगी। तो अब हमारे पास उसने ऑप्शन दे दिए, जो राइफल की किनेटिक एनर्जी है वो कहता है किससे, बुलेट से कम होगी, ज़्यादा होगी या इक्वल होगी या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट याद रखना हमारे पास जो बुलेट की किनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, राइफल की किनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास हमने देखा
किनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला 2m। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। स्टूडेंट याद रखना, कुलयन कोई भी हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक कुलयन हो, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, फोर्स उसके ऊपर कोई नहीं लग रही, तो उस वक्त उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आफ्टर द कुलयन और बिफोर द कुलयन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सारा किसके ऊपर इफेक्ट आ गया, मैस के ऊपर। हम तो अक्सर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, इक्वल के ऊपर, कि हमारे पास चाहे मोमेंटम कंजर्व है लेकिन जो कॉइल है उसका मैस भी तो ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी चाहे कम है लेकिन जो बुलेट आगे की तरफ गई है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन उसका मैस कम है। लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ किनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैस के ऊपर। तो राइफल का मैस ज़्यादा तो उसकी हमारे पास किनेटिक एनर्जी कम होगी, चाहे उसकी वेलोसिटी मैस ज़्यादा है वेलोसिटी कम है लेकिन मोमेंटम कंजर्व है। वो बात मोमेंटम के लिए थी कि मैस कम वेलोसिटी ज़्यादा, हमने वो एमसीक्यूज देखा था, मैस और वेलोसिटी का रिलेशन, ये उस वक्त मोमेंटम के लिए था लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व हो गया। तो टोटल किनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैस के ऊपर। तो राइफल का मैस ज़्यादा तो उसकी किनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कहता है कि जब हमारे पास कुलयन इन इलास्टिक हो, जब कुलयन इन इलास्टिक हो तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक होगा। हमने वो देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फार्मूला देखा था। अब वो कहता है कि जब कुलयन इन इलास्टिक है तो उनके दरमियान क्या रिलेशन है। वो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, या नन। तो आपने ध्यान से देखना है कि कुलयन कौन सी उसने कही है, इन इलास्टिक। तो जब इन इलास्टिक कुलयन की बात हो तो उस वक्त हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, किनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जब किनेटिक एनर्जी कम हुई तो उसका मतलब वो किसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, वेलोसिटी के ऊपर है, क्योंकि मैस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, किनेटिक एनर्जी 1/2m स्क्वायर ही होती ना, तो मैस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो किसके ऊपर इफेक्ट है, सारा वेलोसिटी के ऊपर है। अब जब इफेक्ट वेलोसिटी के ऊपर है, क्योंकि अब किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इसलिए हम वेलोसिटी का देख रहे हैं। अगर किनेटिक एनर्जी जो कंजर्व थी, जब हमने वो इलास्टिकली वाली बात की थी, तो उस वक्त किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, इसलिए वो अपोजिट और इन्वर्सली रिलेशन आता है। लेकिन अब वो कह रहा है इन इलास्टिकली है किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही। जब किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई तो वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गई है, वो एनर्जी कम हो गई है। तो जब एनर्जी कम हुई तो वो सारा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, वेलोसिटी के ऊपर है, क्योंकि मैस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि किनेटिक एनर्जी कम होगी। जैसे वेलोसिटी कम हुई तो वो वेलोसिटी कौन सी कम होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ करेंगे लेकिन किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रही, कम होगी, तो वो वेलोसिटी भी हमारे पास कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ जो हमारे पास ऑपरेशन जो अप्रोच की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, सेपरेशन से। ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है स्टूडेंट, हमने यही कहा था ना कि हम जो मेन टॉपिक तीसरे चैप्टर में पढ़े थे वो ग्राफ थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, देन वो मोमेंटम वाले सारा केस था और कुलियंस वाला, देन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाती थी। मेन ये नहीं तीन टॉपिक्स में ये पूरा चैप्टर डिवाइड होता है। तो देखो हर टॉपिक को उसने टच किया है, सारे टॉपिक में से उसने कुछ ना कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में से होंगे, जो कि हर दफ़ा इसमें से तो एमसीक्यूज आना ही आना है। और ये कभी नहीं होगा कि ऐसे एमसीक्यूज आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास रेंज है उसका फार्मूला बताओ, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितने डिमेंशनल की, ये तो इजी एमसीक्यूज होते हैं, वो कंसेप्ट वाले यूज़ करता है। अब जो उसने नेक्स्ट एमसीक्यूज कहा वो ये कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाइट और रेंज उस प्रोजेक्टाइल की बराबर होंगी। जब हाइट और रेंज बराबर होगी तो वो देन कहता है कि क्या एंगल होगा इस केस में जब हाइट और रेंज आपस में बराबर होंगे, वो उस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन उसने दिए हैं tan इनवर्स 5, 4, 10 या
कुछ भी नहीं। अब हमने इसको सोल्व करना है। हमें उसने हिंट दे दिया कि हाइट और रेंज आपस में बराबर है, तो हमने इसका फार्मूला भी पुट कर लेना है। हमें पता है कि हाइट किसके इक्वल होती है, वी आई का स्केयर साइन स्केयर एंगल डिवाइडेड बाय 2g, और ये किसके बराबर है, रेंज के। तो रेंज हमारे पास होती है वाई स्केयर साइन 2 एंगल, जिसको हम लिख सकते हैं तो 2 साइन एंगल और कोज एंगल, 2 साइन एंगल और कोज एंगल, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2g। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास वो लाइन चली गई थी, तो देन हमने कहाँ पे छोड़ा था कि जब हाइट और रेंज बराबर हो जाए, जब प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया तो हाइट और रेंज उसकी बराबर होगी। तो जब हमारे पास ये थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, ये उसकी हाइट होती है और ये हमारे पास उसकी रेंज होती है। जब हाइट और रेंज हमारे पास बराबर आ गए, तो अब हमने देखना है कि वो कौन सा एंगल होगा जिसके ऊपर हाइट और रेंज बराबर होती है। हमने फार्मूला दोनों को पुट करने हैं। हमें पता है कि हाइट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, और रेंज का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी, और साइन 2 एंगल को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल कोस एंगल। ये वी आई स्क्वायर से गया, जी से गया, ये 2 इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और ये साइन एक साइन से गया, पीछे ये कोस इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, 10 एंगल इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 10 इनवर्स, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। देन हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। वो ये कहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं, हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया 5 मीटर का डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब हमने उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब वो जमीन के साथ हिट हुआ, तो वो कहता है बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ऑप्शन उसने हमारे पास दे दी है। वो कह रहा है कि 50 होगी, 40 होगी, 30 होगी या 10 ही होगी। तो स्टूडेंट याद रखना, उसने एक लफ्ज, स्टूडेंट अक्सर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसने एक लफ्ज यूज किया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल उसने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। तो जब बात हॉरिजॉन्टल की आएगी तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना मोशन के स्टार्ट में था उतना मिड में होगा, उतना ही फाइनल में होगा जब वो बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को। थ्रू आउट द मोशन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, इसलिए हमारे पास ये 10 का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द मोशन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू वो कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोजेक्टाइल है, वो हमने थ्रो की। तो वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल बताओ। क्या एंगल होगा वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान मैक्सिमम हाइट के ऊपर। स्टूडेंट आपने ध्यान से इसके ऊपर टिक करना है। ऑप्शन उसने दे दिए हैं, यही ऑप्शन आप एंगल की फॉर्म में ले लें, 50, 40, 30 या 90 का एंगल होगा। तो स्टूडेंट जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर चली जाएगी तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। और कौन सी वेलोसिटी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ तो उसका कौन सा कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा जो कि हर वक्त उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर Vy 0 और Vx हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के होगा जितनी हमने थ्रो की, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे लेनी है, ऐसे लेनी है, ऐसे लेनी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इस डायरेक्शन में ही, थ्रू आउट द मोशन इस डायरेक्शन में ही रहेगा। उसकी डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, हमने तमाम फोर्सेस निगलेक्ट कर दी है। जब हमारे पास बॉडी इधर पहुंची, उसका एक्स कंपोनेंट ये, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, जी। उसकी हमेशा डायरेक्शन ये होगी। दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हुआ,
90 का एंगल हुआ उन दोनों के दरमियान। तो स्टूडेंट ये थे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में इसका कंप्लीट पेपर था, जो कि बार बार रिपीट होते थे। अगर आपने देखा कि कोई भी जो हमारे पास एमसीक्यूज का वो सिंपल नहीं था, तो रेंज और वेलोसिटी का फार्मूला पूछ ले, सारे एमसीक्यूज कंसेप्ट वाले थे। अगर कंसेप्ट क्लियर तो ऐसे चुटकियों में हल हो जाते हैं। तो इसलिए आप तमाम एमसीक्यूज को खुद सोल्व करें और कंसेप्ट क्लियर करें। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।